हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 23 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स टू से फर्स्ट टॉपिक है, गरीबी के संदर्भ में एक यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में देखी गई है। ठीक है, तो वो आपका इंडिया है। मतलब जो मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, और उसी के साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। ओके, अब हम इंडिया के आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या आंकड़े रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में क्या है, 2005 और 6 में क्या था कि भारत में कम से कम 55.1% पीपल, ठीक है, 55.1% पीपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अधीन, यानी कि उसके तहत जी रहे थे। ठीक है, अगर बात करती हूँ 2015 और 16 में, तो वो स्तर घटकर आपका कितना हो गया, 27.9%। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उसका घट गया। तो कितने लोग कम हुए हैं, तो वो आपके यहाँ पर डेटा दे रखा है, 27.3 करोड़ पीपल इसमें से कम हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो गरीबी का कुचक्र था उससे वो बाहर निकल गए हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट वेल। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक था चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द एसडीजी, यानी कि जो आपके एसडीजी गोल्स हैं उसमें जो पॉवर्टी है उससे बाहर निकलने के लिए हमें किस तरीके का रास्ता अपनाना है, तो उसका ये मतलब इस रिपोर्ट का शीर्षक वही था। ठीक है, बाकी अगर इस रिपोर्ट में मैं बात करती हूँ कि कितनी कंट्रीज़ को शामिल किया गया था, तो इस रिपोर्ट में देखिए कहाँ कहाँ के कंट्रीज़ को शामिल किया गया था। देखिए, पूर्व मध्य और दक्षिण एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, उप सहारा अफ्रीका और प्रशांत के 75 देशों को इसमें शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में। ठीक है, यानी कि उनके सारे आंकड़े इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। बाकी इस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है, अगर मैं पूरा इस रिपोर्ट के प्रारूप की बात करूं, तो इस रिपोर्ट में ना मतलब वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर जो कम से कम 5 अरब लोगों की जो बहुआयामी गरीबी है उसकी एक तस्वीर को पेश किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये बहुआयामी गरीबी होती क्या है। गरीबी और बहुआयामी गरीबी ये क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी लोग होते हैं तो उनकी जो डेली की दिनचर्या में वो लोग कुछ ऐसे अभाव का अनुभव करते हैं। ठीक है, अपनी छोटी छोटी कमियों का जो अभाव उनको होता है, तो उसको इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, उन लोगों को इसमें काउंट किया जाता है। मीन्स टू से अगर मैं कहती हूँ तो इसमें देखिए आपका जलवायु परिवर्तन हुआ, पर्यावरणीय गिरावट हुआ, इन सारी चीज़ों से जो सफ़र कर रहे होते हैं ना पीपल, वो सब इसी के तहत आते हैं। उनके पास और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक शिक्षा की कमी, खराब स्वास्थ्य है, काम की गुणवत्ता है, ये सारी प्रॉब्लम से भी वो सफ़र कर रहे होते हैं। ओके, तो उन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर काउंट किया जाता है। ओके, अब हम यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका एक वैश्विक विकास का कार्यक्रम है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जो सिस्टम होता है उसको एक डायरेक्शन देता है कि आपको गरीबी को कम करने के लिए किस तरीके का कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्या ढांचा बनाना चाहिए, तो वो कार्य करता है ये। बाकी इसका जो मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और इसके जो हेड हैं वो अचीव स्टेनर हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। आई होप यू गॉट इट वेल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष निवेश गंतव्य राज्य के रूप में उभरा है, तो वो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं ये रिपोर्ट जारी किसने की है, तो प्रोजेक्ट टुडे ने जारी किया है। प्रोजेक्ट टुडे क्या है, तो देश में निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखने वाली एक स्वतंत्र फर्म है। ठीक है, जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। अब हम ये जानते हैं कि ये शीर्ष निवेश मतलब क्या है, ये आखिर गंतव्य राज्य। देखिए, ऐसा होता है कि जो आपकी फॉरेन कंपनीज़ होती हैं ना, वो हमारे स्टेट के साथ में समझौते करती हैं, यानी कि जो भी मेमोरेंडम करती हैं निवेश को लेकर के, जो इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के, तो वो काफ़ी सारे स्टेट्स में डिफरेंट कंपनीज़ जो होती हैं वो अपना मेमोरेंडम करती हैं। तो जो आपका ये तमिलनाडु है,
उसमें सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है, तो इसलिए ये शीर्ष स्थान पर आया है। ओके, और सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि को लागू किया जाएगा, तो वो 20 जुलाई 2020 को लागू किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा। इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो उनको काफ़ी सारे राइट्स देता है, जो उपभोक्ता हैं उनको राइट्स देता है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए इसमें हमने डिटेल में लिख दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में। इस अधिनियम में क्या है, एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटान करना होगा। ठीक है, ये तो इसमें प्रावधान किए गए हैं। हाँ, इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। अब ये जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके पास क्या क्या राइट्स होंगे वो भी इसमें बताया गया है इस अधिनियम में। तो इसमें क्या आपके पास, उसके पास 4 राइट्स होंगे। ठीक है, वो कौन से 4 राइट्स होंगे। पहला तो उसमें होगा कि जो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन होते हैं और जो भी कुछ इंस्टीट्यूशंस द्वारा उनकी जो शिकायत होती है उसकी जांच करना। ठीक है, दूसरा इनका होगा असुरक्षित वस्तुएं जो होती हैं या फिर कोई भी सेवा है जो दी जा रही है तो उसको वापस लेना अगर वो असुरक्षित है तो, और उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी करना। ठीक है, तीसरा इनके पास राइट होगा कि जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं उन पर रोक किस तरीके से लगाई जानी चाहिए। चौथा होगा कि जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं उनको किसके द्वारा बनाया जा रहा है, वो लोग और जो उसका प्रचार कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो उन पर दोनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये 4 राइट्स भी उस प्राधिकरण के पास होंगे जो प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत गठित किया जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पासेक्स नौसैनिक मार्ग अभ्यास भारत व किस देश के मध्य हुआ है। तो ये आपका यूएसए और इंडिया के बीच ये अभ्यास का आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी नौसेना के साथ एक मार्ग अभ्यास यानी कि पासेक्स का आयोजन किया है। ठीक है, इससे पहले इंडिया ने किसके साथ ये किया था, तो वो जापानी नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के साथ इसका संचालन किया था। ठीक है, नाउ वी शुड नो दैट व्हाट इज़ दिस पासेक्स। ओके, देखिए पासेक्स क्या है। इसके तहत इंडिया के 4 फ्रंट लाइन हैं जो मतलब नौसैनिक जहाज़ हैं भारतीय नौसेना के, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कामोर्ता और INS राणा। ठीक है, तो ये 4 जहाज़ हैं, ये क्या करेंगे, ये अमेरिकी नौसेना के, एक है USS निमित्ज, ये है एक ये वाला जहाज़ है, और इसके अलावा 3 और अन्य जहाज़ हैं उनके साथ मिलकर ये कार्य करेंगे। ठीक है, यानी इस अभ्यास के तहत ये जो USS निमित्ज है ना, ये अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक है। ठीक है, ये इसके बारे में जान लीजिए। बाकी ये जो अभ्यास होगा यानी कि ये जो एक्सरसाइज होगी इसका क्या लक्ष्य होगा, क्या उद्देश्य है इसका, तो इसका उद्देश्य सीधा सा है, अमेरिकी और भारतीय समुद्री बलों के बीच जो भी मतलब उस सहयोग को काफ़ी बेहतर करना है और जो प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा देना है, जिसमें आपकी जो वायु रक्षा है वो भी शामिल की गई है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा यानी कि क्या प्रॉफिट होगा इससे, तो इस अभ्यास से जो समुद्री डकैती से लेकर के वहाँ पर जो भी हिंसक अतिवाद होता है, ठीक है, यहाँ तक कि वहाँ पर जो समुद्री क्षेत्र में जो भी मौजूदा संकट है तो उससे एक सामना किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, वो दोनों पक्षों में वो क्षमता आनी चाहिए, तो उस पर ये कार्य किया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉफिट होगा इससे। ओके, तो इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसे लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं आपके अर्नब चौधरी। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम जान लेते हैं अच्छा क्यों दिया गया ये पुरस्कार। तो यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में
उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, नाउ वी शुड नो दैट व्हाट इज़ एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? देखिए ऐसा होता है कि लाइक कोई भी जैसे मान लीजिए कि कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है या कुछ भी है, तो उसको आप कंप्यूटराइज करके आप किस तरीके से उसको एक सजीव रूप में उसको दिखा सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली कार्टून्स वगैरह होते हैं, जैसे आप कुछ भी बना देते हो तो उसको किस तरीके से, लाइक आपने मान लीजिए कोई भी मान लीजिए एक बुक है और आपने उस बुक को कंप्यूटर से किसी भी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने उसकी आइज़ बना दी, आपने उसके लिप्स बना दिया और फिर वो बुक्स मतलब बोल रही हैं, तो वो चीज़ उसको उस कार्य को जो जो किया जाता है उसे एनिमेशन बोला जाता है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनासिस सेकंड किस देश का प्रथम सैन्य उपग्रह है? तो साउथ कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया का वो प्रथम उपग्रह है। तो स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है एनासिस सेकंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है इसको। और ये किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट है, उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रक्षेपण किया गया है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इस प्रक्षेपण को करने के बाद जो साउथ कोरिया है वो ऐसा सैन्य संचार उपग्रह करने वाला यानी कि इसका स्वामित्व करने वाला 10वां देश बन जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो उपग्रह है मतलब ये जिस कक्षा में इसको लॉन्च करना है उसकी जो दूरी है वो आपकी है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कम से कम 2 हफ्ते में वहाँ पे पहुँच सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है इससे। ठीक है, इसके बारे में ऐसा कुछ जानने के लिए है नहीं है, इसमें लिख दिया है किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया है, कहाँ से किस स्टेशन से लॉन्च किया है, इतना ही जानना होता है इनके बारे में। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? तो वो आपकी एक पर्यावरणविद है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ग्रेटा थनबर्ग एक बहुत बड़ी है, ये पता है एक छोटी सी बच्ची है, खैर अब तो बड़ी होंगी। इनका जन्म हुआ था 2003 में। ठीक है, ये क्या है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है और उन्हें इस पुरस्कार राशि के बारे में लिखा हुआ है, 1 मिलियन यूरो इसकी राशि है जिससे इनको सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को कैलूस्टे गुलेनबेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार वितरण का जो समारोह हुआ है वो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? पुर्तगाल में। ठीक है, तो आप इसके बारे में तो जान ही लीजिए, इस नाम को तो याद ही रखना कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिरकार ये ग्रेटा थनबर्ग कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये एक स्वीडन की एक लड़की है इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 2003 को। ठीक है, इनका जन्म तब हुआ था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर्यावरण के लिए आंदोलन चलाया था। और किस तरीके से चलाया था, ये क्या करती थी, 15 अगस्त की बात है तो 2018 में, उस दिन क्या किया था इन्होंने, मतलब ये क्या करती थी अपनी स्कूल से निकल के, स्कूल ओवर होने के बाद, मतलब स्कूल का टाइम ओवर होने के बाद, तो फिर उसके बाद ये एक तख्ती होती है लाइक एक प्लेट टाइप से, उस पर ये लिखते इन्होंने मतलब स्वीडन की भाषा में लिखा था कि जलवायु के लिए स्कूल बंदी। ठीक है, ये चीज़ लिख करके तो ये स्वीडन की जो संसद थी उसके सामने इन्होंने प्रदर्शन किया था। वहाँ पर ये केवल उस तख्ती को लेकर के खड़ी रहती थी, तो ये प्रदर्शन किया था जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, जिसके बाद जो हमारे वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी सारे लीडर्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा और उन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कार्य करना शुरू किया, वो कार्य करने के लिए विवश हुए। उसके बाद इनको ये जो ग्रेटा थनबर्ग है इनको 11 दिसंबर 2019 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो इतना ही है इनके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी इंटरनेशनल संस्था ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ यानी कि CCI में अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो वो आपकी IAS अधिकारी हैं, तो आप जानते भी होंगे, फर्स्ट रैंकर हैं वो, आपकी 2016 और 15 बैच की हैं, आई एम फॉरगेटिंग नाउ। तो उनका नाम है टीना डाबी। ठीक है, आप सभी जानते होंगे उनको। तो टीना डाबी को इंटरनेशनल संस्था ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किया है। देखिए इनका काम क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस पोस्ट पर चयन पाने वाली ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, इनका कार्यकाल क्या होगा,
तो 2020 से 2023 तक इनका कार्यकाल होगा, ठीक है। ये क्या काम करेंगी, यूथ लीडरशिप कार्यक्रम के तहत ये क्या करेंगी, जो मतलब उसके तहत होने वाले जो यूथ लीडरशिप होते हैं या फिर नेशन बिल्डिंग एंड थॉट लीडरशिप होते हैं या फिर बिज़नेस की जो संभावनाएं होती हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए एडवाइस देंगी, ये उनके लिए सलाह देंगी, ठीक है। ये इनका कार्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनेगा। इसमें 830 यूनिट प्लाज्मा संग्रह किया जा सकेगा, ठीक है। मैंने प्लाज्मा के बारे में कल बहुत डिटेल में बता दिया है, तो अगर आप चाहें तो कल की वीडियो देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया है और वो कब से कब तक के लिए किया गया है, तो 16 जुलाई से 22 जुलाई के लिए ये आपका आयोजन किया गया है, ठीक है। जिसमें पानी की बूंद बूंद सहेजने के लिए, ठीक है, ये आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, भूजल क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ। भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर वीक का आयोजन ऑर्गेनाइजेशन ये किया जा रहा है। ये क्या होता है कि धरती की सतह जो होती है उसके नीचे कुछ चट्टानें होती हैं, चट्टानों के जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ छोटी छोटी लाइक मैं कहूँ तो ना रक्तांश कहूँ या फिर कोई छोटी छोटी जो दरारें होती हैं, रास्ते होते हैं, उनमें जो जल मौजूद होता है, ठीक है, उसी को हम ग्राउंड वाटर या फिर भूजल कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी एक छोटी सी डिफ़ाइन और करती हूँ मैं इसको अच्छे तरीके से। ये क्या होता है, जो मीठा पानी होता है ना, मीठे पानी के जो स्रोत होते हैं उसके रूप में भी इसको जाना जाता है, यानी कि उसका एक प्राकृतिक संसाधन इसको माना जाता है, इसको भूजल को, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।